बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आई। 10 सीटों पर अन्य आगे हैं, यानी कि छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन के ये आंकड़े हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये आंकड़े भी हैं। 78 सीटों के रुझान इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं। पुनीता, बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की ओर से ये आंकड़े जारी किए गए हैं और ईशान त्यागी जी इसी का जिक्र कर रहे थे कि देखिए अब इलेक्शन कमीशन ने तो आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने ये बताया कि देखिए अभी भी जो एनडीए है और बीजेपी है वो कई सीटों पर इस वक्त आगे चलती हुई नजर आ रही है। और बात कांग्रेस की करते हैं तो कांग्रेस देखिए 3 सीटों पर कांग्रेस अभी आगे चल रही है। कुल मिलाकर 78 सीटों के रुझान इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए हैं। ईशान त्यागी जी, इलेक्शन कमीशन की बात आप कर रहे थे, आंकड़े आ गए, रुझान सामने आ गए। 78 सीटों का रुझान, जिसमें कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर आगे। खुशबू जी, जो आप आंकड़े बता रही हैं वो दोबारा से बदल गए, क्योंकि मेरे सामने भी लाइव खुला हुआ है और 95 सीटों के आंकड़े आए हैं अभी 243 में से। तो लगभग अभी मुझे लगता है 50% भी 40% सीटों पे भी अभी जो आंकड़े हैं वो नहीं आए हैं। और कांग्रेस का भी आंकड़ा आपने बोला कि 3 था, वो बढ़ के 5 हो गया, तो 2 सीटें और बढ़ गई हैं जिसपे रुझान आने शुरू हुए हैं अभी। तो मैं वही कहूंगा दोबारा से कि बहुत जल्दी होगी, अभी कोई भी हमें किसी कंक्लूजन पे पहुंचना। हाँ, 12 बजे अगर आप हम लोग साथ में चर्चा करेंगे तो आप ये बोल। हेलो जी जी, बोलिए सर। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी से भी जो स्पोक्स पर्सन है हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। अगर बात यहाँ पर इन नतीजों को लेकर हम जिस तरीके से कर रहे हैं, रुझानों को लेकर कर रहे हैं, लेकिन क्या इस बीच आपको लगता है कि जिस तरीके से जीत की तैयारियां पहले से की जा रही थी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं आरजेडी के द्वारा और दूसरी और कांग्रेस के द्वारा कि वोट चोरी हुई है, ईवीएम में अगर गड़बड़ी नहीं हुई, अगर वोटों की चोरी नहीं की गई और जो मतों की गिनती है उसमें गड़बड़ी अगर नहीं हुई, तो हमारी जीत निश्चित है? देखिए, महागठबंधन जो आरोप लगातार वोट चोरी का जो लगा रही है, तो मैं तो कहूंगी कि अभी जिन पर उनके रुझान आ रहे हैं वो आगे हैं, और जिस पर उनकी जीत दर्ज होगी तो यही आरोप उनको वहां भी लगाना चाहिए। अब बिल्कुल आऊंगा मैं आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अपडेट है महुआ से, तेज प्रताप यादव लगातार पीछे हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई तेज प्रताप यादव को लेकर कि शुरुआत में तो आगे निकले लेकिन अब पीछे लगातार बने हुए हैं। तेज प्रताप यादव फिलहाल तीसरे नंबर पर हैं। ये बड़ी जानकारी है, तेज प्रताप यादव लगातार तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। चिराग की पार्टी के संजय सिंह आगे हैं, यानी कि एलजेपी एनडीए महुआ से आगे है। जी मैम, अपनी बात कंप्लीट करें प्लीज। जी, मैं ये कह रही थी कि कांग्रेस लगातार वोट चोरी का आरोप लगाती है और लगाती रही है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप जहां पर जीत जाओगे वहां पर भी तो वोट चोरी के आरोप लगाओ आकर। आप जीत जाओ तो बहुत अच्छा, चुनाव आयोग बहुत अच्छा, ईवीएम की चोरी नहीं हुई, वोटों की चोरी नहीं हुई, ईवीएम कहीं नहीं गया। और जहां पर आप नहीं जीतो तो सारा ठिकरा जो है आप ईवीएम पर डाल दो, चुनाव आयोग पर डाल दो। तो ये खेल अब नहीं चलने वाला है। जनता जान चुकी है कि जो हारने वाले लोग हैं, जो भागने वाले लोग हैं, जो जनता को बीच मझधार में छोड़कर विदेश की यात्रा करने वाले लोग हैं, उनको जनता कभी भी माफ नहीं करती, ना उन पर कोई भी विश्वास जताती है। और ये जो विश्वास, जो परिणाम और रुझान जो देखने को मिल रहा है, वो इसलिए देखने को जनता के साथ जो है वो उसका उस जायके का उसको स्वीकार भी करना चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर। तो जीत और हार जो है वो किसी भी चुनाव के में एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब दिक्कत यह है कि कुछ लोग जो है वो जनादेश को स्वीकार करने के बजाय उस पर जो है हाहाकार करने में ज़्यादा यकीन करते हैं, तो वो उनको जो है नुकसान करता है। आप अगर देखें इन 11-12 सालों में, 11 सालों में ख़ास तौर से, तो लगातार जनता का जो मूड और मिजाज है वो सुशासन की निरंतरता के लिए है, समावेशी विकास और समावेशी सशक्तिकरण को जो है के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए है, और मोदी जी ने वो करके दिखाया है। लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन सर, अब तक रिजल्ट आया भी नहीं है। मणिकांत ठाकुर का एक ट्वीट आया, वो कहते हैं कि वोट चोरी हुई है और रिजल्ट तो ऐसे ही आना था। देखो, एक चीज़ मैं बताऊं, ये जो है वो धूर्तापूर्ण जो है धमाल और कमाल करने वाले धूल धूसित होते हैं। अब आप जो है वो जनतंत्र के या जनादेश के को स्वीकार करने के बजाय उस पर जो है वो हाहाकार करेंगे, हंगामा करेंगे, हुड़दंग करेंगे,
और आपकी अपेक्षा होगी कि हमें जो है वो जनादेश जनता हमें दे, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो कभी भी जो है वो देश स्वीकार करता है। अरे भाई, जीत और हार दोनों एक सिक्के, मैंने कहा ना कि जीत का की जलेबी हो या हार का हलवा हो, दोनों जो है वो जनतंत्र का जायका है। आपको तो चाहिए कि केवल जो है वो हमें जीत चाहिए, जीत हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा नहीं होता। लेकिन सर, आरजेडी के जो सुनील सिंह है वो कहते हैं कि अगर बिहार में एनडीए जीतती है तो नेपाल या बांग्लादेश जैसा हाल बिहार का हो जाएगा। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आपकी वायलेंट एनार्की से वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को आप हाईजेक नहीं कर सकते, उसको आप ध्वस्त नहीं कर सकते। अराजकता और उद्दंडता के जरिए जो है वो लोकतंत्र और जनतंत्र को कोई भी बंधक नहीं बना सकता। इस तो मुख्तार अब्बास नकवी को सुन रहे थे। ईशान त्यागी जी, आपने सुना ना किस तरीके से वो कह रहे हैं कि देखिए, जो भी जनादेश होगा उसको स्वीकार करना चाहिए। जीत सिर्फ आप लोग ये चाहते हैं कि जीत हमें मिलनी चाहिए, जीत नहीं मिलती है तो आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा देते हैं। एक मिनट, मैं आपको देखिए, अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो साथी है, मेरी बहन बैठी हुई हैं, उन्होंने ये बोला कि बाहर चले जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, राहुल गांधी जी के बारे में बोला। और मैं एक बात को आपको, आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि जब पहलगाम में हमला हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी वापस आए सऊदी अरेबिया से और उसके बाद बिहार भाग गए चुनावी रैली करने, चुनावी सभा करने। उसके बाद दिल्ली में अभी बम ब्लास्ट हुआ, उसके अगले दिन वो भूटान चले गए बर्थडे मनाने, बर्थडे का केक खाने वहां पे राजा के। तो ये देखिए, रण छोड़ के भागना प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, ये राहुल गांधी जी नहीं करते हैं। राहुल गांधी जी हैं जो जितने भी विक्टिम्स हैं उनके परिवारों से मिलने का काम करते हैं, कानपुर भी जाने का काम करते हैं। आप और आइए बात, अब इन्होंने, क्योंकि एक आक्षेप हम पे एक बार आपके यहाँ बड़ा एको आ रहा है, प्लीज इसको थोड़ा ठीक करवा दीजिए। सर, आपकी आवाज हम तक क्लियर आ रही है, आप बोलिए सर। खुशबू जी, देखिए, मैं बोलता हूं इस बात पे कि वोट चोरी का जो हमने आरोप लगाया, अभी हमारी बहन यहाँ बैठी हुई है, उन्होंने कहा जहां जीत जाते हैं वहां पे वोट चोरी का आरोप नहीं लगाते, वहां सब कुछ ठीक हो जाता है। जाके आप देखकर आइए और आंकड़े ये देखिए कि हमने जब वोट चोरी का आरोप कर्नाटक में लगाया, उस सीट पे हम जीते हुए थे, हम जीती हुई सीट पे भी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। और राहुल गांधी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से आंकड़ों के साथ, एक फैक्ट के साथ, हरियाणा में जो वोट चोरी करी गई, जो व्यवस्था बैठाई गई, उस पर सवाल उठाने का काम किया। पुनीता, मैं एक चीज में और ऐड करना चाहूंगा त्यागी जी, मैं एक सवाल इस बीच आपसे और ऐड करना चाहूंगा। मैं उन राज्यों को लेकर बात करूंगा जिन राज्यों में आप लोगों की सरकार बनी, वहां पर आप लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया कि ईवीएम है कोई या कुछ हुआ चुनाव, मतलब अगर जहां आप लोग जीत गए तो ठीक, अगर हार गए तो वोट की चोरी हुई, ईवीएम हैक हो गई? हमने कर्नाटक में नहीं लगाया, बताइए। कर्नाटक की मादेवपुरा जो असेंबली सीट है वो कौन से प्रदेश में आती है, मुझे बताइए एक बार। आपको सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। भाई, मादेवपुरा कर्नाटक में आती है, कर्नाटक में हमारी सरकार है, लेकिन वहां पे हमने देखा किस तरह से एसआईटी की जांच में भी ये निकल कर आया कि 80-80 रुपए दिए गए थे। त्यागी जी आऊंगा, मैं हरियाणा को लेकर भी बात करूंगा आपसे मैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। लखीसराय सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लखीसराय सीट को लेकर ये अपडेट है, वहां कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इस बीच शहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। 20 साल की सरकार के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है। जी सर, लेकिन मरियम टैगोर वो कह रहे हैं कि 60 लाख वोट तो आपने पहले ही काट दिया एसआईआर में, तो जो बच्चे। अरे ये कौन है टैगोर, ऐसे ही बोलता रहता है, इसके बोलने से क्या होता है? ये बिहार के बारे में क्या पता है? राहुल गांधी को तो पते नहीं है, तो टैगोर को क्या पता है? कहाँ वोट कट गए, वोट तो और जुड़ गए। बिहार के लोगों को शिकायतें नहीं है, ये टैगोर को बहुत शिकायत है। बयान किस तरीके से जिक्र किया यहाँ पर बीजेपी से नेता, लेकिन इस बीच जिस तरीके से लगातार ये अपडेट्स निकलकर सामने आई, लखीसराय सीट को लेकर ये अपडेट है जहां कांटे की टक्कर लगातार देखने को मिल रही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो है 69 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी से भी लगातार जो प्रवक्ता है हमारे साथ बनी हुई है उनका रुख करेंगे। मैम, जिस तरीके से लगातार ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां एक और साफ तौर पर अगर महागठबंधन को लेकर बात करें तो वहां जो एक संतुष्टि है वो अभी से नजर आने लगी है, लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है कि क्या ऐसा नहीं लगता कि संतुष्टि जो है वो कुछ देर पहले ही है? क्योंकि तमाम जो जानकार, जो विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि अभी थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंतजार तो करना ही चाहिए, लेकिन जो
रुझान आ रहे हैं वो इस ओर इशारा तो जरूर कर रहे हैं कि बहुमत एनडीए के पक्ष में है। इसीलिए हम आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि हमारी सरकार बनने जा रही है। आंकड़ा जो दिख रहा है उससे वो ज्यादा भी हो सकता है कि उससे थोड़ा बहुत कम भी हो, लेकिन परिणाम बिल्कुल तय दिख रहा है। जो टीवी स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है, जो आंकड़े जो नजर आ रहे हैं, उस आधार पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस बार हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और एनडीए के नेतृत्व में फिर से 5 वर्ष हम लोग बहुत ही सशक्त रूप से और स्थिर रूप से हम लोग सरकार चलाएंगे। और ठीक है मैम, सरकार बनने का दावा आप कर रही हैं, ठीक है, सरकार बनने का दावा जिस तरीके से आपने किया, मैं त्यागी जी का रुख करूंगा क्योंकि मुझे उनके पास जाना था। जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा का जिक्र किया था, त्यागी जी आपने हरियाणा का जिक्र किया था, हरियाणा को लेकर मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से आपने कहा कि हरियाणा में भी जो दावे किए जा रहे थे, जो शुरुआती रुझान थे वो आप लोगों के पक्ष में थे, लेकिन नतीजे बदल गए। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह त्यागी जी कि हरियाणा में जो गुटबाजी देखने को मिली, कि आपको नहीं लगता कि उस गुटबाजी का असर था, वो नतीजे शैलजा ग्रुप अलग देखने को मिला, हुडा ग्रुप अलग देखने को मिला, और 1 साल से ज्यादा का समय लग गया आप लोगों को हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष चुनने में, क्योंकि इतनी बड़ी गुटबाजी वहां पर, इतनी नाराजगी वहां पर। चलिए, था कोई तकनीकी खामी की वजह से त्यागी जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से रिकनेक्ट करेंगे। सवाल उनसे मैं यही दोहराऊंगा। लेकिन दूसरी ओर आलोक सर, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से हम अभी जिक्र कर रहे थे, यहाँ पक्ष विपक्ष लगातार आमने सामने अब है, अपने अपने दावे जाहिर तौर पर पेश किए जा रहे हैं शुरुआती रुझानों को लेकर। लेकिन क्या आप आलोक सर, आपको भी लगता है कि ये महागठबंधन की विपक्ष की एक बड़ी कह सकते हैं कि भूमिका रही है कि हार को एक्सेप्ट नहीं किया? जहां जीत गए वहां तो जश्न खूब बनाया, लेकिन जहां हार गए वहां पर ठीकरा उन्होंने ईवीएम पर फोड़ दिया, चुनाव आयोग पर फोड़ दिया। देखिए, ये तो हमेशा पिछले चुनाव में देख चुके हैं हम लोग, और जिस तरह से आपने हरियाणा का जिक्र किया जी, दिलचस्प बात यह है कि जिस वोट चोरी का अभी उन्होंने एक अपना जो बम फोड़ा था राहुल गांधी जी ने, वो कितना खुश हो गया। वो ब्राजील की महिला, उसने कहा भाई मैं तो 20 साल से कभी गई नहीं, जबकि आज सुबह भी मैंने हमारे चैनल पर दूसरी जगह भी देखा, जब वो उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता की, देखिए ब्राज़ील की महिला ने आके वोट डाल दिया। वो बेचारी हेयर ड्रेसर हैं और वो भारत का छोड़िए, उन्होंने कोई उनका कोई फ़ोटो कहीं पड़ा हुआ था, उन्होंने डाल दिया और यहाँ पर कह दिया गया। यदि वोटर लिस्ट में कुछ गलत नाम हो सकते हैं तो उन्होंने वोट नहीं डाला ना। नाम यदि कहीं किसी का लिखा है, ये वो टेक्निकल गलती भी हो सकती है या वहाँ के किसी असावधानी। इस तरह से वोट चोरी के आरोप जब लगाते हैं तो ये दुर्भाग्य है कि आप, वरना भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा नेता कोई नहीं था हरियाणा में बिल्कुल वर्षों से। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ऐसे आरोप नहीं लगाए। उन्होंने बाहर को जब समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, उन्होंने कुछ कहा, गड़बड़ी हुई होगी, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे? क्योंकि वो तो एक एक बूथ को जानते थे, उन्होंने अपने वोट लोगों को बूथ पर रखा। यदि चोरी होनी थी तो बूथ पर ही, वहीं पर पता चल जाता साहब ये गलत आदमी वोट डाल रहा है। देखिए हरियाणा या छोटी जगह पर सर, अभी तो देखिए रुझान आ रहे हैं, लेकिन सुबह से ही अगर हम बात आरजेडी की करें, तमाम तरीके से अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि देखिए सरकार तो हम ही बनाएंगे, अगर किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो तो इसे किस तरीके से समझा जाए? यानी कि आप पहले से ही तमाम तरीके से माहौल बना रहे हैं कि देखिए भैया हम जीत गए तो अब तमाम चीजें सही थी, नहीं जीते तो वोट में गड़बड़ी हुई है। और देखिए कितना निश्चिंत हैं वो, चले गए कहाँ पर घूमने के लिए, मस्कट। प्रियंका गांधी चली गई अमेरिका। अब वो कह रहे भूटान प्रधानमंत्री तो कहीं भी रह करके काम कर रहे थे। वही उनको तो कोई जनता के बीच जाना ना, अपने यदि पार्टी जीत रही है या हार रही है, उनके साथ सहानुभूति के साथ राहुल जी का रहना एक अलग बात है। आप प्रतिपक्ष में भी रहें, आपको मैदान में रहना होगा ना। आप एक चुनाव एक काम कर दिए, पार्लियामेंट सेशन अटेंड करिए, अगले दिन उड़ जाइए। तो लोगों से मिलने के लिए आपको यदि सहानुभूति देना है या उनको शाबाशी देना है, दोनों के लिए राहुल गांधी नहीं रहते। और कहेंगे तुलना करेंगे प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री 24 घंटे प्लेन में भी अपना काम कर सकते हैं, वो जाकर के थोड़ी रामलीला मैदान में खड़े होते हैं। राहुल गांधी के लिए या प्रतिपक्ष के लिए, यदि इंदिरा गांधी हाथी पर बैठ कर गई थी तो ये सोचते दलित वोट हमको मिल जाएगा। आप एक दिन जाएंगे, उसके बाद जैसे अपना ट्रेवल करने के लिए रिपोर्टर हमारे सब जगह घूमते हैं, क्या चुनाव जीत जाएंगे हम और आप जाते हैं तो? इसलिए ये जो एक आउटिंग होती है, टूरिज्म, इंटरव्यू किसको राहुल गांधी देते हैं? जो कभी आपको हमारे किसी चैनल को दिया अर्नब गोस्वामी के बाद, किसी को नहीं देते। वो केवल टूरिस्ट करने वाली जो वीडियो बनाती हैं टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए, तब वो टूरिज्म के लिए करेंगे तो नेचुरली उससे आधार पर वोट नहीं मिलेगा ना। जो ट्रेवल एजेंट है कल वही से हवाई जहाज थोड़ी चलाने लगेगा, तो वो तो ट्रेवल एजेंट का काम करते हैं। और पार्टी के वर्कर से न मिलना है न जुलना है, केवल बड़े बड़े अपने एक उनके ऐसे लोग हैं, जयराम रमेश, आज तक कोई चुनाव लड़े पंचायत का भी, अब वो नेता है, वो सलाह देंगे। वेणुगोपाल जो कांग्रेस में किसी नेता को जानते नहीं बिहार में, अब उनके हाथ में दे दिया गया। कितने आरोप लगे हैं, मुझे लोगों ने डिटेल्स दिया, मैं यहाँ नहीं बोलूँगा,
5-5 करोड़ रुपए टिकट के लिए मांग लिया बिहार जैसी जगह में जहां पर 40 सीट आपको लड़ना था। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि यही दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जो बड़ी पार्टी, हमारी तो सहानुभूति है। समन्वय नहीं है सर, ये कह सकते हैं समन्वय नहीं है, क्योंकि अभी देखिए ना, अब जब सीट बंटवारा हो रहा था कितनी माथापच्ची हुई, और इसके बाद नॉमिनेशन तक देखिए किस तरीके से बैठकों का दौर चला, और इसके बाद जाके सीट बंटवारा हुआ है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी सर। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 147 सीटों के रुझान जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन की ओर से 147 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें 48 पर बीजेपी, 47 सीटों पर जेडीयू इस वक्त आगे चल रही है। ये रुझान है, हम रुझान आपको बता रहे हैं, जिसमें 23 सीटों पर आरजेडी और 7 सीटों पर कांग्रेस, और इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में भी इस वक्त बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि लगातार देखिए जिस तरीके से एक के बाद एक रुझान सामने आ रहे हैं, और ये जो नंबर है बहुत तेज